Hello friends, welcome to my channel Food Safety to Regulatory. Myself Ritesh Chand, and today I am going to present training regarding the legal metrology. There is a two part of this training. First part I will cover Legal Metrology Act 2009, and in the second part I will cover legal metrology regulations. So let's see the Legal Metrology Act 2009. First, in the Legal Metrology Act, we will check and understand the definitions, important definitions. First, we are going to understand the legal metrology itself. Legal metrology की definitions क्या है? Means that part of the metrology which treats units and methods of the measurement and measurement and weighing and measuring instruments in relation to the mandatory technical and legal instruments, legal requirements which have the object of ensuring public guarantee from the point of view of security and accuracy of the weighment and measurements. Means कि weighment and measurements का units, methods, weighment and measurements के instruments को technically in relation to the legal objects, legal requirements जो उनका as per the government of India ने mandatory कर रखा है, उसके थ्रू चेक करना, इंश्योर करना, इसके लिए कंज्यूमर्स के लिए, जो हमारी पब्लिक है, जो हम हैं, कि हमें सही या पब्लिक को, कंज्यूमर को सही मात्रा में जो सामान हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, वो हमें मिल रही है कि नहीं, whether it is a loose commodity, whether it is a packed commodity. तो ये है लीगल मेट्रोलॉजी. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लेबल्स. लेबल्स की डेफिनेशन आप सबको पता होगी. लेबल्स जिसपे हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की देते हैं, तो वो सारी चीजें लेबल्स में आ जाती हैं. प्री पैक्ड कमोडिटी मीन्स आपको पता है कि वो कमोडिटी जो पैक्ड फॉर्म में होती है, एक निश्चित मात्रा में, एक नोन मात्रा में, एक नोन क्वांटिटी में पैक्ड फॉर्म में होती है, दैट इज द प्री पैक्ड कमोडिटी. रिटेल पैकेज means the package which are intended for retail sale to the ultimate consumer. मतलब वो पैक जो रिटेल शॉप्स पे अवेलेबल होता है, किसके लिए? अल्टीमेट कंज्यूमर. मीन्स वो कंज्यूमर जो उसको उसके बाद फर्दर उसकी सेल नहीं होती है, वो सीधे कंज्यूम होता है प्रोडक्ट जिसके लिए वो बना है, कंज्यूमेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिटेल पैकेज. और जो कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं रिटेल कंज्यूमर या अल्टीमेट कंज्यूमर. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आ जाता है नेक्स्ट होलसेल पैकेजेस. मींस पैकेज कंटेनिंग, अब इसके 2-3 डेफिनेशन इसमें इंक्लूड किया है. फर्स्ट है इन नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस वेयर सच फर्स्ट मेंशन पैकेज इज इंटेंडेड फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूट और डिलीवरी ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड इज नॉट इंटेंडेड फॉर सेल डायरेक्ट टू ए सिंगल कंज्यूमर. तो ये आ जाता है. उसके बाद से नेक्स्ट आता है ए कमोडिटी सोल्ड टू ए intermediary in bulk to उसके बाद आ जाता है a commodity sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity to the consumer in small quantities. तो होलसेल पैक्स मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है पैकेट, बड़ा बड़ा पैक में, जिसमें रिटेल पैक्स होते हैं छोटे छोटे, वो होता है होलसेल पैक. दूसरा बल्क में बल्क पैकिंग होती है, जो जिसमें जैसे बल्क पैकिंग जिसमें बड़ा पैक साइज जिसको बोल सकते हैं, जैसे ड्रम होता है बड़ा साइज का, या कोई बैग्स होते हैं बड़े बड़े, तो ये बल्क पैक्स में आ जाते हैं. तो ये भी होलसेल पैक का एक एग्जांपल है. और वो पैक जिसमें 10 और मोर देन 10 रिटेल पैकेज जो होते हैं, वो भी आपके रिटेल पैकेजेस में आते हैं.
इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर मीन्स द इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया या कैंटीन हो गई, तो ये आते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर होते हैं। इस पैक पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं नॉट फॉर रिटेल सेल, दिस इज इंस्टीट्यूशनल पैक नॉट फॉर रिटेल सेल, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पैक जो होता है वो रिटेल सेल के लिए नहीं होता है। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें एग्जम्पशंस होती हैं कि हम ना दें तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये रिटेल पैक नहीं होता है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स मीन्स, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मीन्स की वो इंटरमीडिएट मटेरियल जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, एक इंडस्ट्रीज से वो बन के जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज में, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए वो एज अ रॉ मटेरियल का काम यूज होती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलते हैं, और उनके जो कंज्यूम करने वाले होते हैं उनको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बोलते हैं। डिसेप्टिव पैकेजेस, विवादित पैकेज means a package which is so designed as to deliberately given to the consumer an exaggerated or misleading impression as to the quantity of the commodity contained therein। मतलब जानबूझ के मिसलीड किया जाए कंज्यूमर को गलत तरह से देके, तो ऐसे पैकेज को डिसेप्टिव पैकेजेस बोलते हैं। उनको डिजाइन में कुछ छेड़छाड़ किया जाए, डिजाइन इस तरह से बनाया जाए कि कंज्यूमर मिसलीड हो जाए, को लगे कि ये कुछ और है और जो वो सोचे उसके उल्टा कुछ और निकले। तो ऐसी चीज़ों को हम डिसेप्टिव पैकेजेस की कैटेगरी में रखते हैं। ई कॉमर्स का चलन आजकल बहुत ज़्यादा है, खासतौर से ये कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे, तो ई कॉमर्स सबको पता है। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, ई कॉमर्स, ये सारा उसी का डेफिनेशंस में आएगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आता है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल्स मीन्स वो पैनल जहाँ पे हम सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस एज अ लेबल हम देते हैं प्रोडक्ट पे, प्री पैक्ड कमोडिटी पे, वो आते हैं आपके प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल में। प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसको हम पैकेज के बेस पे, पैकेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर वो सिलेंड्रिकल बोतल टाइप का है तो उसके लिए कुछ का और कैलकुलेशन है, अगर वो रेक्टेंगल पैक है तो उसके लिए कुछ और कैलकुलेशन है, पीडीपी कैलकुलेशन करने का, शॉर्ट फॉर्म में पीडीपी बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल को। तो अगर आपको ये समझना होगा डीपली तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको 1 to 1 करके बता दूंगा। अब आते हैं बेस यूनिट, वेमेंट एंड मेजरमेंट की कौन सी यूनिट के लिए कौन सा बेस रखना है। लेंथ शैल बी मीटर, लेंथ मीटर में यूज करेंगे और सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हैं। मास शैल बी किलोग्राम्स, मास जो होगा वो किलोग्राम और ग्राम में होगा। टाइम शैल बी सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट शैल बी द एम्पियर। ऐसे ही बाकी इल्यूमिनस का और बाकी चीजों का भी है, मोल का है। सिंबल फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किलोग्राम, केजी, ग्राम जी, लीटर एल। ये सिंबल्स हैं। कैसे हमें सिंबल्स देना है, जैसे ग्राम का हमें GRAM नहीं लिखना है, हमें सिर्फ जी लिखना है। जैसे 250 ग्राम तो 250 स्पेस नहीं देना है, 250 के बाद जी बना देना है, छोटा वाला स्मॉल लेटर का जी। सिमिलरली अगर केजी है तो 2.0 या 2 kg स्पेस देके केजी, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्मॉल के स्मॉल जी। लीटर के लिए आप स्मॉल एल भी लगा सकते हैं और कैपिटल एल भी लगा सकते हैं। मिलीलीटर के लिए ml लगाना है। नंबर और यूनिट, अगर कोई चीज नंबर्स में या पैक्स में यूनिट्स में है तो आप उसको लिए n और u लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 200 पैकेट्स, तो आप लगा दीजिए 200 पैकेट्स लिखने की जगह आप लगा दीजिए 250 n और 250 u।
मीटर के लिए एम लगा सकते हैं, सेंटीमीटर के लिए सीएम लगा सकते हैं। Declaration on pre-packed commodities. No person shall manufacture, pack, sell, import, distribute, deliver, offer, expose or possess for a sell any pre-packed commodity unless such package is in standard quantity or numbers. कोई भी pre-packed commodity को आप तभी बेच सकते हैं जब वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी या नंबर में हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी या नंबर कुछ कम्युनिटीज के लिए डिफाइंड है और बाकी के लिए अनडिफाइंड है। We are there on such declaration and particulars in prescribed manner. जो भी डिक्लेरेशन है वो या पर्टिकुलर्स है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो मैनर जिस मैनर में लीगल मेट्रोलॉजी में दिया गया हुआ है उसी मैनर में वो लिखा हुआ मेंशन हुआ होना चाहिए। फाइन एंड पेनल्टीज। फाइन एंड पेनल्टीज जो होते हैं लीगल मेट्रोलॉजी में, अगर आप whoever manufacture, pack, import, sell, distribute, delivers, otherwise transport or otherwise transport of poses for sale, causes to be sold, distribute, deliver or transport expose for sale, कुछ भी है उसके लिए ऑफेंस अगर होता है एज पर द लीगल मेट्रोलॉजी, तो जो मिनिमम पेनाल्टी है वो 25,000 का है और जो सेकेंड पेनाल्टी है वो 50,000 का है। 25,000 की पेनाल्टी एक तरफ से है और 25,000 की पेनाल्टी जैसे अगर किसी शॉप से वो या किसी मॉल से अगर आप प्रोडक्ट उठा है और उसमें कुछ लीगल मेट्रोलॉजी का नॉन कॉम्प्लायंसेस निकले हैं तो 25,000 की पेनाल्टी जो बेच रहा है उसको लगेगी और 25,000 की पेनाल्टी जिसने बनाया है उसको लगेगी। मीन्स 50,000 की पेनाल्टी देनी पड़ती है। और अगर सेकंड ऑफेंस है तो वो 50,000 हो जाता है। थर्ड में आप देख ही रहे हैं क्या है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अगर आप कंपाउंडिंग कराते हैं ऑफेंस का तो जो मिनिमम 25,000 है उसको देके आप कंपाउंडिंग कराकर केस को रफा दफा कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ सीधे सीधे, कंपाउंडिंग फी शैल नॉट बी exceed the maximum amount of fine. It means 25,000. Only first offense is compoundable. सिर्फ पहला आपका ऑफेंस है वही कंपाउंडेबल है। अगर दूसरी बार ऑफेंस आता है तो कंपाउंडिंग नहीं होगी, फिर आपका आगे का कार्यवाही होगा। ऑफेंस बाय कंपनी, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज committed by a company below person shall be deemed. बिलो पर्सन में डायरेक्टर आएगा। अगर कंपनी की तरफ से ऑफेंस होता है तो उसका जो नॉमिनी है, नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी वन ऑफ द डायरेक्टर विल बी नॉमिनी। तो एक डायरेक्टर जो है आपका उसमें से नॉमिनी बनता है, उसी का वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल ऑफेंस। ये है नॉमिनी का फॉर्मेट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर पर्सन बाय द कंपनी, फॉर्म 13। इसको फिल अप करके सबमिट करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में और अपना कंपनी का नॉमिनेशन दे देते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है द लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ड कम्युनिटी रूल्स 2011। इसको मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। जो दूसरा पार्ट है मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी वीडियो रहे ताकि आप बोर ना हो समझने में और देखने में। एक्ट को मैंने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी पार्ट 2 होगा जो इस ट्रेनिंग का, उसमें मैं आपको इससे रूबरू करवाऊंगा जिसको हम बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ड कम्युनिटी। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो हम इन सब फूड से और फूड सेफ्टी और रेगुलेटरी से रिलेटेड होंगे उनको मेरा ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।